बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। राना शमीम साहब जो साबिक चीफ जज जीबी थे, आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। जो बयान हल्फी उन्होंने जमा करवाया था उससे मुतल्लिक जब चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया तो उनका ये कहना था कि मेरा बयान हल्फी तो सर्वमोहर था, मुझे नहीं मालूम कि जो रिपोर्ट हुआ है वो बयान हल्फी कौन सा है, मुझे अपना असल बयान हल्फी देखने दें फिर मैं बात करूंगा। जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ये तो और भी ज़्यादा तशवीश की बात है। तो ये मामला किस नहज तक पहुंच चुका है? क्या वो अपने बयान हल्फी से पीछे हट रहे हैं? क्या उन्होंने मुतअद्दिद बयान हल्फी रिकॉर्ड करवा रखे हैं? ये मामला कहां तक जाएगा, इसी बारे में बात करते हैं। राना साहब से बात का आगाज। राना साहब, आज की अदालती कार्रवाई पे आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज की अदालती कार्रवाई के बाद जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं, रिटायर्ड जस्टिस साकिब निसार साहब, उनको एनओसी मिल गया। आप पूछेंगे किस तरह? यासर, मुझे एक बात बताएं। एक स्टोरी शाया होती है, तूफ़ान बरपा हो जाता है, मोहतरमा मरियम साहिबा अल्लाह अकबर ये ट्वीट पे लिखती हैं, मोहतरमा साहब कहती हैं हम सुरखरू हो गए, लंदन में मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा इनका तर्जमान जो है वो टीवी पे आ जाता है, आगे कहता है जनाब इतना बड़ा सबूत, अब तो अरशद मलिक की चीज़ भी ख़त्म, ये इससे बढ़ के और चीज़ है ही कोई नहीं। इसी तरह होता ना, कमाल हो जाता है। और बहुत से तज़ियाकार बहुत सी चीज़ें कहते हैं। आज की समात में आज हम कुछ पोस्टमार्टम करते हैं ना यासर, मैं समात अदालती मामलात के हवाले से नहीं कह रहा, मैं वो चीज़ें सामने लाना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें हमने पहले भी कही थी कि जस्टिस राना शमीम साहब के हवाले से, क्योंकि अदालत ने खुद कहा हुआ है कि रिटायर्ड जज जो होता है ना, उस पर अगर आप कोई तनकीद करते हैं वो अदलिया पे तनकीद नहीं है, यही फैसला है, अदालत के ज़िम्मे में नहीं आता। अब ज़रा आज की हेयरिंग आप देख लें, उसमें मौसूफ जो है राना शमीम साहब जो हैं, एक जगह वो कहते हैं कि 3 साल बाद, जब 3 साल बाद पूछा गया कि बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया, तो वो कहते हैं जी मुझे तो पता नहीं, बयान हल्फी शाया होने के बाद राब्ता किया गया, यही किया गया ना, तो मैंने कन्फर्म कर दिया। अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि बयान, एक तो पहली बात कि जिन्होंने शाया किया उन्होंने कहा जी हमने पहले उनसे मौक़िफ़ लिया फिर उनसे मौक़िफ़ लिया। अब वो कह रहे हैं शाया होने के बाद मुझसे राब्ता किया गया तो मैंने कन्फर्म कर दिया। जब आपने कन्फर्म कर दिया शाया होने के बाद कि फलाना बयान हल्फी है और आपने वो लिखा है, आपका वो बयान हल्फी है, आपने वो टेस्टेड करवाया है, तो अब आपको किस तरह नहीं पता कि वो कौन सा बयान हल्फी था? फिर आपने कन्फर्म किसको किया? वो कन्फर्म जिस बयान हल्फी को किया वो कौन सा था? क्या वो कोई और बयान हल्फी था जिसके मतलब आपसे उन्होंने पूछा, फिर आपने क्या कन्फर्म किया? और आज तो ये भी आपने तस्दीक कर दी कि मैं चेक करूंगा वो कौन सा। इसका मतलब या सर, मेरे पास जो इतला है, इस खेल याद करें, हम पहले दिन हमने प्रोग्राम में कहा था कि और बहुत कुछ आने वाला है और बहुत सी चीजें इसके पीछे हैं, और बहुत कुछ तो दूर की बात है, ये जो आया हुआ है यही हल हो जाए इसकी बड़ी बात है। आप ये नहीं देखें, ये तो हल हो गया ना, ये तो हल हो गया। वो कहते हैं कि ये सर बहम था, तो फिर किस तरह बाहर चला गया, फिर ये किस तरह चला गया? क्या ये चोरी हुआ? क्या जिसके पास लिखवाया हुआ तो उसने इमानत में खयानत की? मैं आपको आज खोल देता हूं सारा। ये जब बयान हल्फी होता है तो ये बयान हल्फी ऐसे लोगों के जरिए आगे जाता है जो लोग अदलिया के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चला रहे थे, और उनका तल्लक ताने बाने मुस्लिम लीग नून से मिलते हैं। ये किसी जगह सरबम नहीं था, किसी जगह महफूज नहीं था, ये एक शख्स के पास 4 परे थे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आने वाले दिनों में आप देख, जिस शख्स के पास ये 4 परे थे वो शख्स जो है वो इनके बहुत करीब तरीन है। नहीं, चारों का मतन एक ही है? चारों का मतन एक नहीं है, चारों में मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा, मुल्जम एक है उस मतन के मुताबिक, टारगेट एक है। एक में तो ये भी है, मेरे पास जो इतला है कि एक में तो ये भी है कि जनाब एक बात किसी जज साहब से की है तो एक किसी हसास इदारे के अफसर से भी की है। अब आप पूछना चाहते हैं तो पूछ देते हैं, इसमें मुझे, मैं चूंकि रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब हैं, अदालत आलिया का फैसला है कि उस पर तौहीन अदालत नहीं लगती, तो हम इसलिए अब खुल के बात कर रहे हैं ना।
हम उस फैसले की रोशनी में बात कर रहे हैं। अब वो एक प्राइवेट शख्स है, अब वो एक प्राइवेट शख्स राना शमीम साहब के पास जो है वो 4 बनाए जाते हैं। अब वो 4 कब निकलेंगे वक्त के साथ साबित हो जाएगा, क्योंकि आज एक तो उन्होंने इकरार कर दिया। ये कौन सा है मैं देख के बताऊंगा कौन सा है, कैंसर मतलब और भी है ना यासर, ये तो हो गया कन्फर्म। अब एक चला गया, इनकी मुशावरत से गया, अब तीर निशाने पे नहीं लगा था। ये कि तीर ऐसा लगेगा कि उस तीर पे चीखो पुकार करेगी पीपल्स पार्टी भी, उस तीर पे चीखो पुकार करेंगी दीगर सियासी जमातें भी, लेकिन आपने देखा उस पर सिर्फ चीखो पुकार की मरियम साहिबा ने। शहबाज शरीफ साहब भी हल्का सा बोले, उसके बाद खामोश हो गए। उसके बाद इन्हें एक था कि हम उसको किसी तरह किसी और कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे, वो भी नहीं हुआ। अब जान फंस गई शिकंजे में कि सवाल आना शुरू हो गया कि सबसे बड़ी बदनीयती बादयांती तो ये है कि जनाब आपने 3 साल क्यों खामोश रहे। उन 3 सालों में क्योंकि एक पिटीशन तैयार हो रही है कि अगर ये 3 सालों में बदनीयती से खामोश रहे, डर के खामोश रहे, तो फिर इस ओहदे के तो ये काबिल ही नहीं थे। फिर इतने अरसे जितनी मराहत ली, उसके बाद जो मराहत ले रहे हैं वो भी वापस हो, कानून जो है वो उसके मुताबिक सारा हो। अब जस्टिस साहब को पता चला कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग पीछे होना शुरू हो गए हैं, ये बात भी नीचे बिल्कुल जाना शुरू हो गई है। नून लीग की तरफ से वो रिस्पॉन्स भी नहीं मिला जो यकीन दहानियां करवाई गई थी, जो सारा कुछ बताया गया था। तो अब उन्होंने सोचा मैं भी इससे थोड़ा सा पीछे हूं, और आज जब वो पेश हुए तो आज उन्होंने सवालों जवाब में कह दिया जी मुझे नहीं पता, देख के बताऊंगा कि ये वाला कौन सा है। केस लग गया है या सर, इनका बेटा पेश हुआ अदालत में पिछली पेशी पे। जब आप पेश होते हैं तो आप अदालत से वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, वो वाला एफिडेविट हर शख्स के पास है। वो इतना मशहूर एफिडेविट हो गया कि अब वो गली मोहल्ले में जो परचून वाला है उसके पास भी है, सोशल मीडिया में इतना चला गया। तो इनके पास नहीं आया। आज ये साबिक चीफ जस्टिस हैं, अदालत में पेश होने आए हैं, अदालत के हुक्म पर आए हैं। इनका बेटा पहले पेश हो चुका है बतौर वकील, फिर भी इनके पास नहीं है ये, इसलिए इन्होंने टाइम लिया। या सर मुस्लिम लीग नून इनसे करके ही हाथ, अब मरियम कोशिश करेगी दोबारा किसी तरीके से जिंदा करने का। मैंने एक भी कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि कुछ गवाह ऐसे सामने आएंगे, याद करें हमने कहा था कि जो गवाह आकर ये गवाही देंगे कि किस जगह किससे ने हमसे क्या कौन सी 2 नंबरी करवाई है, वो भी आने वाले हैं। तो आज केस में तो ख़त्म हो गया ना मामला। अब 4 दिन बाद वो आके कहते हैं जनाब ये वाला एफिडेविट बिल्कुल मेरा है। फिर 3 साल खामोश रहने का क्या जवाब देंगे? फिर उनसे सवाल पूछा जाएगा आपने इसे तो बिल्कुल बंद करके रखा हुआ था, किस लिए बंद करके रखा था? फिर आप ये भी जवाब दें किसके कहने पे ये आपने जारी किया, ये किसी भी अखबार नफीस के पास किस तरह पहुंचा, उसके मौक़िफ़ किस तरह हुआ? चोरी हुआ? नहीं चोरी हुआ, मेरे किसी साथी ने दिया, आपके किसी साथी ने दिया, तो आपने तो ये एक एफिडेविट लिखा है, तो ये तो आपको मुतलका अदारों को देना था ना, आपके साथी ने क्यों नहीं दिया? आपने डायरेक्ट उस जगह क्यों नहीं बचाया? अगर आपने सारा कुछ बजरिया मीडिया पहुंचाना था, मीडिया ट्रायल करवाना था, तो फिर उसके लिए आप खुद क्यों नहीं सामने आए? आज भी आपने खुद कोई ऐसा बयान नहीं दिया। तो या सर 4 हैं, ये 4 में से एक में हसास दायरे का जिक्र भी किया गया है। ये पत्ते खेले जाने थे कि किस जगह किस चीज को पहला तीर निशाने पे नहीं लगा, तो क्या आप समझते हैं कि बकिया तीर जो है तर्किश के अंदर जो पड़े हुए हैं वो किसी काम के होंगे? नहीं, अब कुछ नहीं होगा। अब वो ऑडियो वीडियो वो सारा कुछ बेकार हो गया। वीडियो ऑडियो किस चीज की थी? ये इसी एफिडेविट के हवाले से थी ना, लुबे लुबाब तो यही था ना, तो खत्म हो गया सारा। यह सर अब अदलिया का एक इम्तिहान है, मोअज़्ज़ज़ अदलिया, मुझे पता है मेरे पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो मेरिट पे फैसला करेगी। अब इम्तिहान यही है ना कि इस केस को परसू करके इसको हतमी इंजाम तक मुकाम तक तो पहुंचना होगा ना। अब पूछा तो जाएगा ना ये कहाँ से आया, और मेरे पास इतला ये है कि हो सकता है इसके लिए इन्वेस्टिगेशन किसी को दे दी जाए, किसी अहम अदारे को, और जब इन्वेस्टिगेशन किसी अहम अदारे के पास जाएगी तो इन्होंने ये एफिडेविट कहाँ से लिखवाया ये भी जवाब देना पड़ेगा। 3 साल तक खामोश क्यों रहे ये भी जवाब देना पड़ेगा। और उस दौरान लंदन में इनकी अहम मुलाकातें कहाँ, वो मैंने एक यूट्यूब पे देखा सोशल मीडिया पे कि इसाक डार साहब से कोई पूछ रहे हैं, तो उस पर वो कह रहे हैं जी मुलाकातें तो होती हैं, कोई ऐसा सवाल हो रहा है। मैं वो सोशल मीडिया पे देख रहा था, चूँकि जो चीज़ मेरे पास नहीं है हम उसको बयान नहीं कर सकते। तो ये मुलाकातें कहाँ से हुई?
ये वहाँ पे किसके पास कितने दिन से क्यों रह रहे हैं, इन्होंने जो चीज़ वहाँ पे ये एक वहाँ पे तस्दीक करवाई ना, इन्होंने चारों की तस्दीक करवा के रखी है। चले मान ले एक, हम चारों को नहीं डिस्कस करते, मैं मुसद्दका कह रहा हूँ 4 है, वक्त आने पे निकल आएगा अगर ये निकालना चाहेंगे तो, या इन्वेस्टिगेशन होगी। अब तो हुकूमत पाकिस्तान की भी जिम्मे लगाती है ना कि आप वहाँ से एफिडेविट जो असल है वो मंगवाएं। नहीं, अब एक है, ये मान लें एक है, एक को इन्होंने तस्दीक करवाई, उसकी डेट पढ़ लें, डेट कौन सी है, उस पर डेट लिखी हुई ना, इस डेट को इन्होंने जाके करवाया, उस पर सारा कुछ मौजूद है। तो ये किसके लिए करवाई थी, किससे पूछ के करवाई थी, किसको जमा करवाने के लिए करवाई थी, किस तरह वो वहाँ से निकल गई, ये बयान नहीं है मौजूद अदलिया के सामने। उन्होंने कहा जिस शख्स ने बयान हल्फी दिया इसे याद ही नहीं बयान हल्फी कहाँ, बयान हल्फी में क्या लिखा, ये अटॉर्नी जनरल से कहते हैं। उसको उन्होंने कहा नहीं मालूम जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ कौन सा है, साबिक चीफ जज राना शमीम साहब। बयान हल्फी शाया होने के बाद रब्ता किया गया तो कन्फर्म किया, एक तरफ वो कहते हैं बयान हल्फी शाया होने के बाद रब्ता किया गया तो कन्फर्म कर दिया, और एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि कौन सा है। कितने बयान हल्फी आपने रखे हुए हैं, किसके लिए रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं? आप एक मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस थे, बेटा आपका वकील है, किस तरह रखा हुआ है यासर? समझ से एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आज मैं हम जो चीज़ें सामने लाना चाहते हैं, जब पहले केस की समाअत हुई थी उस पर जो टाइम दिया गया था, उस पर जो बुलाया गया था, इनके साहबजादे वहाँ वकील पेश हुए थे, तो उस वक़्त अदालत आपको हर चीज़ देती है और आप अदालत से हर चीज़ लेते भी हैं कि केस क्या है। तो क्या साबिक चीफ जस्टिस साहब भूल गए कि आज उन्होंने पेश होना है तो उन्होंने एफिडेविट पढ़ा ही नहीं? मैं आपको अंदर की बात बता दिया कि उनके साथ हाथ हो गया बेचारों के साथ। अब उन्हें दोबारा दिलासा देने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास तो यह भी इतला है कि 2 साबिक बड़े सीनियर जज, साबिक 2 बड़े सीनियर जज जो हैं वो आज कोशिश कर रहे हैं इनसे राब्ते की, ताकि इनका आपस में राब्ता हो। जब राब्ता हो तो मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे साकिब निसार साहब और पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के हसास दारों पे एक और हमला किया जाए। यानी आपके मुताबिक ये पूरा प्री प्लान था और यकीन दहानी करवाई गई थी, अब उस यकीन दहानी से पीछे हटा जा रहा है। तो राना शमीम साहब भी यही बेहतर समझते हैं कि पीछे हटने में ही आफियत दिखाई देती है। लेकिन आप फंसेंगे ना, पीछे हट नहीं सकते, चले इंकार करते हैं। देखते हैं कि इस केस का मंतकी अंजाम क्या होता है। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे पे और इस इशू पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह हमने आज की समाअत के ऊपर जिक्र किया और उसके पस मंज़र पे बात की और कुछ नुकात को उजागर किया है कि राना शमीम साहब आज अदालत के अंदर अपने मौक़िफ़ को तब्दील क्यों करना चाह रहे थे या लाइल्मी का इजहार क्यों किया, इस पर सियासी हल्के क्या राय रखते हैं और ये केस मंतकी अंजाम की जानिब कैसे बढ़ेगा, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर अफनान साहब, जिस तरह केस एक चला, एक एफिडेविट मंजरे आम पे आया, बयान हल्फी शाया हुआ, हंगामा बरपा हुआ, बात अदालतों तक पहुंची, आप क्या समझते हैं राना शमीम साहब ने आज जो मौक़िफ़ ये अपनाया कि मैं नहीं जानता या मुझे नहीं मालूम कि ये बयान हल्फी कौन सा है जो रिपोर्ट हुआ है, इससे तो ये बात वाज़ेह होती है कि शायद उन्होंने बयान हल्फी 2, 3, 4 दे रखे हैं कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि असल बयान हल्फी कौन सा है जिसका जिक्र हो रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इस सवाल का जवाब तो सिर्फ राना शमीम साहब ही दे सकते हैं, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। मामला वैसे भी सब्जुडिस है, इसके ऊपर मैं मज़ीद क्या वो डिस्कशन करूं, लेकिन अदालत ने ये कह दिया कि 1 हफ़्ते का टाइम है, उसके अंदर जो है वो या तो वो प्रोड्यूस करेंगे या कुछ ना कुछ उन्हें दिखाना ही पड़ेगा। तो वो जो भी होगा वो सबके सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन राना शमीम साहब का एफिडेविट हो या ना हो, जस्टिस सिद्दीकी साहब की वीडियो तो सारी दुनिया ने ही देखी है। जज अरशद मलिक का जो क्या कहते हैं जो उसने बात की है वो भी सारी दुनिया ने देखी है। तो वो जो है वो मामला तो अपनी जगह के ऊपर अभी भी खड़े हुए हैं ना, और उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, क्या कुछ हुआ, वो भी हमारे सामने ही है। तो इसको जो है वो ये राना शमीम साहब से आप ज़रूर पूछें, क्या कहते हैं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा पार्टी का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। और वो जो भी बयान देंगे फिर उसके ऊपर मजीद मामला जो है वो क्लियर हो जाए। अफनान भाई, मुस्लिम लीग नून जो है उसका इससे कोई तल्लुक नहीं, मुस्लिम लीग नून इस केस को परसू भी नहीं करेगी। नहीं, हम तो परसू कर ही नहीं रहे, वो तो
जो है वो राना शमीम साहब ही जो है वो अपना अतर मिनल्ला साहब ने इसके ऊपर चला रहे हैं मामला, वो राना शमीम साहब खुद ही उसमें पेश हो रहे हैं, तो वो करेंगे। लेकिन जो इसका रिजल्ट होगा, ने कहा था कि ये हमारे हम बात कर सकते हैं। एक दफा कह रहे हैं बहुत बड़ा सबूत है, और ये सारा मामला तो मियां नवाज शरीफ साहब की और मरियम साहबा की सजा के हवाले से है, तो फिर मुस्लिम लीग नून इससे पीछे क्यों हट रही है? प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारा कुछ तो आप लोगों की तरफ से था ना, इससे सबसे ज्यादा। नहीं, वो तो बिल्कुल हमारी तरफ से था, लेकिन मामला सब्जुडिस भी तो है ना, और जब मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा, एक दफ़ा एक चीज़ बात किनारे लग जाएगी, तो उसके बाद हम जो है इसके ऊपर मजीद डिस्कशन कर सकते हैं। अभी तो मैं इसके ऊपर ये जो बात है, ये तो या तो राना शमीम साहब को मालूम है कि वो क्या कहेंगे, क्या उनका जहन है, मैं तो इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। राना साहब बिल्कुल दोस्त ना मेरा या कहते हैं, ना हमने या कहते हैं इस मामले में करेंगे। पहले भी जो मामला अदालत में है उस पर आपके क़यादत बात कर रही है और खुल डुल के बात कर रही है, तो इस पर आपकी खामोशी मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, देखें, जो चीज़ जो मतलब के जो हमारे पे केस है उसके ऊपर तो हम मतलब कि अपना जो हमारा वो मामला है उसको तो हम दुनिया के सामने रखते हैं, लेकिन ये केस तो हमारे पे है ही नहीं ना, इसका तो हमारे से सच इसकी आउटकम जो है केस की जो आएगी उससे शायद फिर हमको डिड्यूस कर सकेंगे मामला क्या है। लेकिन अभी तो जब तक आउटकम नहीं आएगी तब तक तो हमें इंतजार, मामला वैसे ही सब्जुडिस है, तो उसके ऊपर जो है वो मैं मजीद क्या कह सकता हूं। डॉक्टर अफरान साहब, आप नहीं बात करना चाहते इस पे, ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, इस पे आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो वीडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स का मामला चला, आप क्या समझते हैं कि ये रिवायत कैसी है? अब NA 133 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो गर्दिश कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दफ्तर दिखाया गया, 2-2 हज़ार रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं। अब हमें भी ये पता है, आपको भी पता है ज़मीनी हकायक क्या है कि सीधी सीधी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत सकती है, तो फिर 2-2 हज़ार के वोट खरीदना क्या बनता है? लेकिन ये उसी ऑडियो लीक्स के आफ्टर शॉक्स हैं। जिस तरह की रिवायत बनी है, ये रिवायत कहाँ पर जाके ख़त्म होगी? देखिए, ये रिवायत हमने शुरू नहीं की, ये जो लोगों की वीडियोस बना के ब्लैकमेल करने वाला मामला है, ये तो हमारा तो है ही नहीं। हमने तो बेसिकली ये कहते हैं ना, ये जो वीडियो भी दिखाई जा रही है ये कोई मुस्लिम लीग नून की है। हम ये सीट जो है कहते हैं 2002 में जब मुशर्रफ अपने पीक पे था तब भी जीत गए थे, 97 में भी जीते, 2008 में जीते, 13 में जीते, 18 में जीते। हमें क्या जरूरत है वहाँ पे जाके वोट खरीदने की? वो हमारा रवायती हल्का है मुस्लिम लीग नून का, ये हमेशा वैसे ही हम जीत जाते हैं। और डॉक्टर हमारा जो मेन कंटेंट जो हमसे हमारा मुकाबला आपकी रवायत नहीं है, लेकिन डॉक्टर अरशद मलिक की वीडियो आप ही के एक बंदे ने बनाई, ये हम नहीं कह रहे, ये आप ही की पार्टी की क़यादत ने जिस दिन पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मरियम साहबा कह चुके हैं मेरे पास मुतअद्दिद वीडियोस मौजूद हैं। जब आपकी ये रवायत नहीं है तो फिर ये रवायत कहाँ से आपके पास, कौन आपके पास छोड़ जाता है? कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब भी कह चुके हैं। और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब तो ये कह चुके हैं कि कोई वॉशरूम में गिर जाएगा, कोई स्विमिंग पूल में गिर जाएगा। नहीं, वो तो देखें, जो अब ज़ाहिर है, अगर फ़र्ज़ करें कोई जराइम पेशा काम कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहा है, कोई क्या कहते हैं गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ मिलकर कोई वारदात डाल रहा है, उसकी वीडियो बना के आवाम के सामने लेके आना तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो नेक काम है। वो आपने बनाई किसी है? की वो मुस्लिम लीग वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करना, सुन ले, गुजारिश तो सुन ले, नैब चेयरमैन की वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करना, ये गलत काम है। यहाँ जो जज अरशद मलिक की वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करके उससे अपने मर्जी का डिसीजन ले लेना, ये गलत काम है। लेकिन जो चीज़ जो है, अगर कोई हमारे खिलाफ 2 नंबरी कर रहा है, कोई वारदात, कोई आइन से इनहराफ कर रहा है, तो उसके ऊपर तो हम जो एविडेंस है वो तो हम कलेक्ट करेंगे ना। यहाँ हम एविडेंस ना कलेक्ट करें, हम चुप करके बैठे रहे, कहते हैं। अफरान भाई, आप आज़ादी सहाफ़त पे यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल रखता हूँ। तो आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जो कल भी एक ऑडियो आई, उससे पहले भी एक ऑडियो आई, उस पर क्या कहेंगे? जो मरियम साहबा की ऑडियो आई, 4 मीडिया हाउसेस को इख्तियार ना देना, फिर एक ऑडियो आई कि मैंने मीर शकील से और बाकियों से बात की, वो उस पर आप क्या कहेंगे? जी मैं जो कल वाली ऑडियो, इसके ऊपर ऑफिशियल स्टांस अभी पार्टी का नहीं आया, वो आ जाएगा तो फिर मैं आपको उस पर क्लियर कर दूंगा। जो पिछली वाली वीडियो है उसके ऊपर हम ये बात वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि वो पार्टी फंड से रिलेटेड थी, और पार्टी फंड जो है वो हमारा जो है वो राइट है कि हम जिस मर्जी को दें, जिस मर्जी को ना दें, सरकारी फंड से उसका ताल्लुक नहीं था। मैं डॉक्टर साहब, आप बजाओगे अपनी बात पे। पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आना वो पता नहीं कब आता है। मैं आपसे बतौर सेनेटर नहीं, एक आम शहरी, एक आम सियासी कारकुन ये पूछता हूं कि क्या आप इस पे यकीन रखते हैं कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ दिखाया जाए या एक तरफा मौक़िफ़, वन साइडेड फ्रेमिंग की जानी चाहिए?
देखें दोनों तरफ का मौक़िफ़ बिल्कुल दिखाना चाहिए और बात को देखें। एक ऑडियो है जो बिल्कुल बीच में है, जिसका ना शुरू पता है ना एंड पता है, उसका ना कॉन्टेक्स्ट पता है ना डेट पता है, तो उसके ऊपर हम जो है वो एक कोई वो तो नहीं बना सकते ना इमारत। बात ये है कि हमने सहाफ़ियों को गोलियां नहीं मारी, हमने सहाफ़ियों के प्रोग्राम बंद नहीं किए क्योंकि उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ बात की हो। हमारे ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कहा गया कि इसके गर्दन में फांसी वो डाल के निकालो, इसको घसीटो। PTV के ऊपर हमला कर दिया गया, पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े टांगे गए। हमने तो सब्र का मुजाहरा किया, हमने किसी का चैनल नहीं बंद करवाने की कोशिश की, किसी की नौकरी नहीं बंद कराने की कोशिश की। पिछले 3 साल में जो आप पूछे ना लोगों से, जो हशर किया है मीडिया का इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल बजाय मीडिया पे बुरा वक्त आया, ये बड़ा बुरा वक्त था, हमने बड़ा बुरा वक्त देखा, बिल्कुल दोस्त कह रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के दौर में जिस चैनल पे आप बैठे हैं, इस चैनल के साथ क्या हुआ ये भी आपको पता है, 92 के साथ, बाकी चंद चैनलों के साथ क्या हुआ, वो किस तरह तो बंद हुए, कितने दिन के लिए बंद हुए वो भी पता। हम इसको भी छोड़ देते हैं। आपने एक बात कही है कि जो 4 वो हमारा पार्टी फंड था, पार्टी फंड से इश्तिहार देना बिल्कुल आपकी स्वाबदीद है। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, आप कोई टाइम रख लें ताकि हम आवाम को ये क्लियर कर सकें कि वो वीडियो ऑडियो जिस वक्त आप पार्टी फंड दे रहे हैं 4 दीगर चैनल्स को और इनको 4 चैनल को नहीं दे रहे, सिर्फ उसका अगर आप जिस दिन बेहतर समझें उसका एक थोड़ा सा हिसाब कि कितने पार्टी फंड से इश्तिहार उस वक्त दिए गए थे, सिर्फ ये सामने ले आए तो बहुत सी चीज़ें दूर हो जाएंगी। पार्टी की तो फंड आपने ऑलरेडी कह दिया ना, वो तो हमारा अपना स्वाबदीद है, हम जिस ये कब का था मैं ये जानना चाहते हैं। तो ये चले ये ऑडियो अब मौक़िफ़ आ गया, कब की है ये जो पहली वाली ऑडियो की बात कर रहे हैं, जो पहली ऑडियो है उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। देखिए उसके ऊपर तो मुसद्दिक मलिक साहब ने 2014 का कहा है ना टीवी पे आके कि 2014 की ये कहते हैं वीडियो है इस बात। चले मैं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब कल या परसों जिस दिन आप प्रोग्राम में होंगे, मैं 2014 के जिस महीने का मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है, मैं तमाम टीवी चैनल्स का रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगा ताकि आप जैसे नौजवान जो है ना, जो मेरिट पे फैसला करते हैं, वो फैसला करेंगे उस वक्त आपकी पार्टी ने कितना फंड रख के मीडिया को इश्तिहार दिए थे और कितने नहीं थे। ये असर आ गया। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, राना साहब इस बात को इस पे जरूर बहस होगी और तफसीली बहस होगी। आगे चलते हैं और सियासी मंजरनामे पे बात करें। डॉक्टर साहब, आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने चेयरमैन नैब के हवाले से एक मौक़िफ़ अपनाया है, वो क्या अपनाया पहले वो देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। जिस मुल्क में चीफ जस्टिस मुलव्वस हो अदालती फैसले लेने में, वहाँ कौन सा इंसाफ रह जाएगा। मरियम नवाज साहिबा ने कोई कानून तोड़ा है तो कार्रवाई करें ना, आप में हिम्मत हो कार्रवाई करें। मैं चैलेंज करता हूँ चेयरमैन नैब को, टीवी पर आकर बता दे तुमने कितने पैसे कौन से सियासतदान से रिकवर किए। मैं तो आज भी कहता हूँ कि इस नैब को खत्म कर दें, सिर्फ एक शेक डाल दें कि इसका इतलाक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे होगा। हम इसके लिए भी तैयार हैं। डॉक्टर साहब, सवाल मैंने नहीं करना, सवाल राना साहब करेंगे। राना साहब इस पे एक बेहतरीन सवाल रखे बैठे हैं। अब एक तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपके सीनियर नायब सदर है, साबिक वज़ीर आज़म है। अभी आपने मुझे कहा प्रोग्राम में कि मुस्लिम लीग नून का मामला नहीं है जस्टिस शमीम वाला, वो अपनी तकरीर में क्या कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर क्या कह रहे हैं, उसी मामले को लेके जा रहे हैं साबिक चीफ जस्टिस। और दूसरी, उस वक्त भी अदालत में केस है ना ये, वो उसको बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा, ये बात तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी कही थी कि किसी में जुर्रत है तो वो हमारे साथ हमें उठा के देख ले, हमारे खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये मरियम साहिबा के खिलाफ उनकी हमायत में बयान दिया गया है कि उनके खिलाफ दिया गया है, ये क्या है? शाहिद साहब ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई कानून तोड़ा है तो उनके खिलाफ एक्शन ले। वो ये हिम्मत है, ये बात मालूम है कि हमने कोई कानून तोड़ा ही नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं, आपने लफ्ज ठीक है, अगर आप दोबारा सुना दें ताकि अफनान भाई जो है ना, अफनानुल्लाह खान साहब उस बात को सुन सके। दोबारा सुना दें। मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। मैं उस पर बता देता हूँ आपको कि देखें, बात ये है कि हम जो है वो अपना एक चीफ जस्टिस जो है वो एक पार्टी बन जाए, वो कहे मैं 6 MP निकाल दूंगा, वो हमारे सेनेटर्स को निकाल दे, वो 100 मोटो लेके क्या कहते हैं एक पार्टी की ऐसी तैसी किया जाए, वो ठीक है।
हम उसको कोई अगर ये बोल दें कि तुमने ये क्यों किया, या एक जो है वो चेयरमैन जो है वो एक ही पार्टी के खिलाफ सारे केसेस लेके जाए और किसी और पार्टी को ना छेड़े, गवर्नमेंट की पार्टी को ना छेड़े। अफनान भाई बिल्कुल ठीक हो गया, जाए अदालत में, क्यों नहीं उनके खिलाफ जा रहे? अदालत में पार्टी भी नहीं आप बन रहे, तो अदालत में हम गए हुए तो है ना डॉक्टर अफनान साहब, ये भी तो अदालती मामला है ना, ये भी तो केस चल रहा है। अगर इस पे बहस हो सकती है तो फिर पुराने केस पे क्यों नहीं? अगर पुराने पे नहीं हो सकती तो फिर इस पे भी नहीं हो सकती। नहीं, वो तो केस हमारा नहीं है ना। मैं क्या जवाब दूं? आप मुझे पूछें जी एफिडेविट, मुझे क्या पता एफिडेविट क्या है, किधर फरीक तो बनते हैं ना आप उनसे पूछें एफिडेविट है वो एकदम नहीं। फरीक जब बन जाएंगे तो फिर बात होगी ना, अभी हम नहीं बने। जब वो एक बात मामला डिड्यूस होके एक बात क्लियर हो जाएगी फिर हम जरूर बन जाएंगे, लेकिन आज की तारीख में ये मामला नहीं है इस तरह का। जब हो जाएगा तब आप मुझे जरूर बुला लिएगा, मैं इसका जवाब दे दूंगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखें कि क्या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिश 2018 के इलेक्शन से पहले नहीं की गई? क्या एक साजिश के तहत जो है वो वजीर आज़म डॉन लीग किया गया, पनामा के थ्रू क्या कहते हैं वजीर आज़म को निकलवाया गया, उसके बाद जो है वो पूरा का पूरा इलेक्शन रिग किया गया एक पार्टी के हक में? चीफ जस्टिस जो है वो बैठ चलो फिर बात को आगे बढ़ा लेते हैं, बात को आगे बढ़ा लेते हैं। जब आप इलेक्शन को रिग करने की बात कर रहे हैं तो फिर आप ईवीएम की भी मुखालिफत कर रहे हैं। दूसरी जानिब आज वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह कह दिया है कि अगर आप इलेक्शन जो है, जो आम इंतखाबात हैं वो ईवीएम के जरिए करवाएंगे तभी फंड जारी होंगे, बसूरत दीगर आपको फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। देखिए, फवाद चौधरी साहब की ये एक आदत है बड़ी पुरानी कि वो पहले एक बड़क मारते हैं, जब वो आगे से इलेक्शन कमीशन बुला के इनसे पूछता है तो ये फ़ौरन जो है वो माफिया मांगते हैं। मतलब ये पहले गर्दन पकड़ते हैं, जैसी आगे से जवाबी कार्रवाई होती है फिर सीधा पैर पकड़ लेते हैं। मतलब बीच वाला कोई मामला ही नहीं है भाई। बात ये है कि हुकूमत पाकिस्तान का काम ही नहीं है इलेक्शन कराना। इस हुकूमत ने अगर अपनी मुद्दत पूरी की तो 7 या 8 अगस्त 2023 को ये ख़त्म हो जाएगी। ना फवाद चौधरी ने एमएनए होना है, ना उसने वजीर होना है, ना इमरान खान ने वजीर आजम होना है। तो इन्होंने फंड जारी नहीं करना है, फंड तो जारी करेगी केयर टेकर सेटअप। तो ये अपनी फजूल की जो फड़ी है ना वो ना मारा करें आके टीवी पे। और जहाँ तक बात रहेगी ईवीएम की, तो मुझे आप ये बात बताएं कि ये मैं उस सेनेट की कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा रहा हूँ जिसके अंदर हमने शिक बाय शिक डिस्कस किया है सारे के सारे प्रपोजल। दुनिया में कहाँ ये कहा जाता है कि ईवीएम से रिगिंग खत्म होगी? ईवीएम से तो रिगिंग फैसिलिटेट हो जाएगी। मेरी तो पीएचडी है इस एरिया के अंदर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, मैं तो इसको बहुत अच्छी तरह समझता हूं। उम्मीद करते हैं कि अगर इससे रिगिंग में मजीद इजाफा होगा तो अपोजिशन इस मौकिफ को लेकर अदालत में भी जाएगी और इस पर मजीद परसू भी इसे करते हुए मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजर बात करने के लिए एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्जियाकार साबिर शाकिर साहब। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पे हमने बात की अदालती समात के ऊपर। डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब मजीद मौक़िफ़ नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा तभी उस पर बात की जा सकती है। तो इसको सहाफ़ती हल्के किस नज़र से देखते हैं और वो क्या समझते हैं कि इससे समत का तयन क्या होगा? सीनियर तज्जियाकार साबिर शाकिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साबिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिर साहब, आज की अदालती जो समात थी, क्या समझते हैं राना शमीम साहब ने लाताल्लुकी का इजहार बयान हल्फी से किन बुनियादों पर किया, जो वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता कि ये बयान हल्फी कौन सा है जो रिपोर्ट हुआ? आपको इस केस में से कुछ निकलता दिखाई देता है? देखें, इसमें ये हुआ है कि एक तो उनकी जरा कैलकुलेशन गलत हो गई। ये बयान हल्फी पूरी जो प्रोडक्ट तैयार की गई थी उस बारे में, और कैलकुलेशन ये गलत हुई कि हाई कोर्ट ने फौरी तौर पे इस पे नोटिस ले लिया और तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। और राना शमीम साहब को ये उनको तवक्को थी, उम्मीद थी कि चूंकि वो रिटायर्ड जस्टिस हैं और इसलिए उनको इस मामले में नहीं रगेदा जाएगा। लेकिन चूंकि सिटिंग जजेस का मामला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस, सिटिंग जज, ऑनरेबल जज का, और सियाक व सबाक गलत और जो उसके मदरजात थे, हकायक थे, वो गलत, उस पर फौरी तौर पर नोटिस लिया गया। और जब जाहिर है शकील साहब आ गए, अंसार अब्बासी साहब, आमिर गौरी साहब, उन्होंने एक जवाब सबमिट किया। राना शमीम साहब पहले तो 2 तारीखों पे आए ही नहीं, आज आए तो उन्होंने एक बिल्कुल न ही तहरीरी तौर पे जवाब सबमिट किया। और
जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात किए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, उनके जवाब में वो खुद ही फंसते चले गए और फौरी तौर पे उन्होंने बिल्कुल दूसरा नुक्ता नज़र, बल्कि उनका जो स्टेटमेंट था कोर्ट रूम में जो सवालों के जवाब के नतीजे में आया, उसको ख़ास तौर पे अटॉर्नी जनरल साहब ने उसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि जो कुछ ये कह रहे हैं इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया और अंसार अब्बासी साहब और मीर शकील साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया अपने तहरीरी जवाबात में, उसकी नफ़ी कर दी राना शमीम साहब ने। और दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने ये कह दिया कि जी मैंने तो ये अभी तो मैंने अखबार में जो छपने वाला है वो देखा ही नहीं, और फिर उस पर एक तीसरे फरीक की निशानदेही कर दी कि ये तो लॉकर में है और ये बाहर कैसे आया, मैंने तो न जंग और न्यूज़ को दिया और ये कहीं से आउट हो गया, कैसे हुआ, ये एक अलग। और चीफ जस्टिस साहब ने भी बर वक्त ये सवाल पूछा कि फिर ये कौन है जिसने ये दिया है, इसका जवाब फिर खुद अब देंगे जो शाया हुआ है, हमारे जो दोस्त हैं सहाफ़ी, उनको देना पड़ेगा। तो बुनियादी तौर पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और राना शमीम साहब जिस तरीके से इसको लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं, आई थिंक इनकी कुछ मिसकैलकुलेट हो गया और इनका जो प्लान था वो ख़राब हो गया है। और बुनियादी तौर पर शाकिर साहब, ये कहानी खुद उलझाई गई। उन्होंने कहा कि ये कौन सा एफिडेविट है, क्या कोई और भी एफिडेविट मौजूद हैं जो किसी और वक्त पे इस्तेमाल करने थे? देखें, एफिडेविट जो है ये राना साहब माशाल्लाह आप फील्ड के आदमी हैं, ये जहाँ ये सारे किरदार पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के इदारों में ये मुकदमा ज़ेर समाअत है, लेकिन ये यहाँ से लंदन जाना, लंदन से वहाँ पे जाके एफिडेविट तहरीर करना और किसके ज़रिए हुआ, नोटरी पब्लिक का वही होना जो कि उसी फैमिली को देख रहा है लंदन में, और उन सब का एक ही ये ताने बाने मिलते हैं। तो फिर लॉकर में किस लिए रखा है? ये कोई FIR थोड़ी है ये लॉकर में रखी जाएगी। ये तो फौरी तौर पे कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना चाहिए और पेश करके अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए और जो उस बयान में लिखा गया है उसको साबित कर देना चाहिए। लेकिन इसका दो इस्तेमाल है। पाकिस्तान में ये इस्तेमाल किया जाएगा कुछ अरसे के बाद, अभी नहीं किया जाएगा और कोशिश की जाएगी ये लॉकर में ही रहे। इसीलिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम साहब ने बिल्कुल दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जबकि इसका एक और इस्तेमाल होना है लंदन में। उसकी वजह यह है कि आपको मालूम है कि यहाँ पे जो जायदादों की नीलामी और कुर्की का अमल शुरू हो चुका है और अगर ये पाकिस्तान की आला अदालतों से इनकी अपीलें खारिज होती हैं तो ये प्रोसेस UK में भी शुरू होगा। सही। और UK में नवाज शरीफ साहब के ट्रिब्यूनल में अपील पड़ी है जो कि उनकी ओवरस्टे से मुताल्लिक है और वो अगर खारिज होती है, वो भी मामला है, वहाँ पे भी ये एफिडेविट वहाँ पेश किया जाएगा। जो चीज़ें यानी आप ये समझते हैं कि इसके कई मकासद हैं, कहीं ना कहीं ये फिट ज़रूर हो सकता है। साबिर शाकिर साहब, मेरा एक बुनियादी सवाल है, सहाफ़त में आपने दहाइयाँ गुजार दी हैं, क्या समझते हैं कि अब तो आए रोज़ इस तरह की लीक सामने आती हैं, कुछ ऑडियो लीक्स हैं, कुछ वीडियो लीक्स हैं, अब इस तरह के बयान हल्फी हैं। माजी में इस तरह का एक आधा वाक़या होता था जो आगे सालों साल याद रहता था, अब यहाँ पर रोज़ बरोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं। इससे सियासत किस नहज तक पहुँच चुकी है? देखिए, सियासत में तो मज़ीद पोलराइजेशन आएगी, बल्कि पूरी सोसाइटी में हो चुकी है, पोलराइज हो चुकी है सोसाइटी, तकसीम दर तकसीम का अमल है। बाकी माजी में असल में टेक्नोलॉजी ये सिर्फ एक ही टेलीफोन लाइन होती थी जो कि सिर्फ सरकारी तौर पे या तो बहुत ज़्यादा फनकार आदमी होता था तो वो रिकॉर्ड कर सकता था, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी। अब क्योंकि इतने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली है, कम्युनिकेशन टूल्स आ गए हैं, तो वो सारे के सारे अब तो हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है। माजी में भी ये चीज़ें होती रही हैं और माजी में आपको मालूम है कि एक ही केस आया था मशहूर मारूफ, जस्टिस मलिक कयूम, जस्टिस राशिद अजीज़ और सेनेटर सैफुर रहमान, शहबाज शरीफ साहब, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और किस तरीके से वाज़ेह तौर पे आपस में मैच फिक्सिंग की जा रही थी।
और मलिक कयूम साहब को हिदायत दी जा रही थी और मलिक कयूम साहब उसको ओबे कर रहे थे। तो अब चूँकि ज़माना बदल गया है, अब ये चीज़ें वो तो ओरिजिनल थी और साबित हो गई और उसको किसी फरीक ने चैलेंज भी नहीं किया। जस्टिस मलिक कयूम साहब को भी हाथ धोना पड़ा अपनी सीट से, जस्टिस राशिद अजीज साहब को भी इस्तीफा देना पड़ा और वो केस भी रिमांड हो गया। ये बुनियादी तौर पे उसी मॉडल को ये अपने मुकदमात में अप्लाई करना चाह रहे हैं शरीफ फैमिली के वो। और मरियम बीबी ने अपना लिखा भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील की है पैराग्राफ 22 में कि मुझे भी वही रिलीफ दिया जाए जो कि SGS कुटकना केस में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी साहब को मिला था। वो मामला बिल्कुल डिफरेंट था। वो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वो रिकॉर्ड की थी टेलीफोन कॉल और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में वो थैले पेश किए गए थे 2001 में सबमिट किए थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, यानी कि जरदारी साहब की तरफ से और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से हफीज सीज़ादा साहब एडवोकेट थे। तो इसलिए वो उसको डिनाई किसी ने नहीं किया था। साबिर शाकिर साहब इक़्तिदार के शहर में बैठे हैं, बड़ी गहरी नज़र है, आपकी खबर जो होती है वो बड़ी ऑथेंटिक होती है। ये बड़ा शोर मचा हुआ है कि 3 माह बड़े अहम हैं। आप क्या इन 3 महीनों को अहम देख रहे हैं? ये डिपेंड करता है जी हुक्मरानों पे कि हुक्मरान खुद इसको अहम बनाना चाह रहे हैं या गैर अहम बनाना चाह रहे हैं। राना साहब, अगर क्योंकि ये मामला शुरू हुआ है कुछ अर्सा पहले और वहाँ से ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी। अब चूँकि ये एक परसेप्शन, इस परसेप्शन को ख़त्म भी हुक्मरानों ने करना है कि मामलात ऐसे नहीं हैं कि कोई तीसरा फरीक उससे फ़ायदा उठा सके, अपोजिशन फ़ायदा उठा सके। तो साबिर साहब, आप क्या समझते हैं आज के जो काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को बग़ैर इजाज़त बाहर जाने से रोका है और वजारतों में रहने की तलकीन की है, ये कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए की गई या वजह कुछ और है? देखिए, ये तो मैं खुद भी इससे हैरान हूँ कि ये ऑलरेडी मौजूद है कि वज़ीर-ए-आज़म की काबीना का कोई भी रुकन वो जब भी मुल्क से बाहर जाता है तो वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त के बगैर नहीं जाता। ऑफिशियल विजिट है तो वो इवन कैबिनेट तक और प्राइम मिनिस्टर तक आती हैं चीज़ें, ब्रीफिंग दी जाती है, ब्रीफिंग ली जाती है, हिदायत ली जाती हैं कि ये फ़लाँ विजिट है, फ़लाँ मिनिस्टर जा रहे हैं, तो एजेंडा क्या है, ये डिस्कशन होती है। और इसी तरीके से अगर कोई निजी मसरूफियत भी हो तब भी ये पॉसिबल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को आप इन्फॉर्म किए बगैर कोई वजीर मुल्क छोड़ दे। तो मुझे नहीं मालूम कि आखिर कैबिनेट में ये बात करने की क्या ज़रूरत थी और इसको इतना ज़्यादा हाइप दी गई और फिर ये खबरें आईं। तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ सकी कि इसकी क्या वजह, कि ऑलरेडी ये तो एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और ज़ाब्ता कार मौजूद है कि जब भी कोई कैबिनेट मेंबर जाएगा वो वज़ीर-ए-आज़म को बताएगा, वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त से जाएगा। अब इन 3 महीनों में क्या होना है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, उसमें कुछ इत्तेहादी जमातें भी आपस में जोड़ तोड़ कर रही हैं, अपोजिशन जमातें भी मुतहर्रिक हैं और सारे, मेरा अपना ख्याल है कि जो अगला साल है वो इलेक्शन का साल है, उसी के लिए कोई तैयारियां वगैरह की जा रही हैं। साबिर शाकिर साहब, सुनने में आया, एक उड़ती खबर आई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये जो पिछले इजलास में फ़ैसला, हतमी फ़ैसला नहीं किया, तो उसके पीछे कुछ ऐसी बात थी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि 5 तारीख से पहले उनकी भी कोई मुलाकात हो जाए और उनको भी किसी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाए और इस सिलसिले में कुछ चीज़ें, काम भी शुरू हो चुका है। इसमें कितनी हकीकत है, क्या ये अफवाह है या कोई हकीकत है? अभी तक तो राना साहब ऐसे इसमें ऐसी कोई हकीकत मुझे नज़र नहीं आ रही। वैसे तो आप रोड पे चले तो ग्रीन सिग्नल बतेरे हैं जिस पे जो ग्रीन सिग्नल जो पसंद आए आपको उधर मुड़ जाए। तो बाज़ औक़ात ये नज़रों का धोखा भी होता है और इसीलिए चालान भी हो जाता है। तो मेरा अपना ख्याल है कि अभी कोई ऐसी चीज़ नज़र आ नहीं रही फौरी तौर पे। तो मौलाना साहब को आप देख रहे हैं कि मौलाना साहब या मुस्लिम लीग नून ख़त्मी तहरीक चला सकेगी? इनके बस की बात नहीं है राना साहब। आपको मालूम है कि ये तो महंगाई वाले मामले को भी आवाम को बाहर नहीं ला सके और आवाम ने इनका साथ नहीं दिया।
उसकी आप मौजूदा हुकूमत को कंपेयर करें। इनको अभी भी ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लक है कि लोग अभी भी वो समझते हैं कि कम अज़ कम इनके हाथ में इस्तेमाल नहीं होना। अच्छा साबिर साहब, जब इशारों की बात हो रही है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत एक ही सिग्नल पे खड़े हैं ईवीएम के मामले पे। आपको क्या लगता है इशारे पे कौन रुका रहेगा और कौन तोड़ देगा? ईवीएम ये एक लंबा प्रोसेस है जी। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा मौजू नज़र आता है। उसकी वजह है कि बैक वक्त यानी कि यकदम आप बगैर किसी ट्रायल के इतना बड़ा इलेक्शन आप कैसे करवा सकते हैं। और इसके लिए मैं वो देख रहा था पूरी रिपोर्ट। उसके लिए जी एकड़ में रकबा चाहिए, जहाँ पे ये 4 लाख जो मशीनें आनी है, 4-4.5 लाख, उनको रखने के लिए फिर अमले की ट्रेनिंग चाहिए और उस ट्रेनिंग के लिए भी टाइम चाहिए, फिर बजट चाहिए, ये सारी चीजें। और अभी तक किसी ज़िमनी इलेक्शन में, किसी और इलेक्शन में ईवीएम शाकिर साहब, आज जो फवाद जोसफ ने कहा कि अगर ईवीएम पे इलेक्शन नहीं होते तो हम फंड जारी नहीं करेंगे, तो क्या ये दोबारा लड़ाई शुरू तो नहीं हो गई? देखें, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट जो है अगर बजट फर्स्ट करें ईवीएम पे इलेक्शन नहीं होना, अगर ये बजट ही जारी नहीं करती तो फिर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तो रास्ता खुला है कि फिर तो इलेक्शन होंगे नॉर्मल वे में, मैनुअल। और अगर गवर्नमेंट फंड जारी करेगी तो पॉसिबिलिटी होगी। वो कहते हैं कि हम नॉर्मल के लिए भी फंड जारी नहीं करेंगे। नॉर्मल के लिए ये नहीं रोक सकते क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। ऐसा क्राइसिस नहीं आ सकता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की। ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है कि साबिर शाकिर साहब, फॉरेन फंडिंग केस फैसला सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द आ रहा है। वो काफी अर्से से राना साहब आपको पता है कि पड़ा है, और अब क्योंकि कोई कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है, वो भी अभी आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। और वो एक बड़ा तीनों जमातों के बारे में मैं कहूँगा। तो क्या साबिर शाकिर साहब, ये फैसला भी किसी ऐसी सिग्नल पे खड़ा है कि जिसके आगे गहरी खाई है और इंतजार कर रहे हैं कि वो खाई बढ़ जाए फिर फैसला सुनाया जाए, या सारे इस खाई में गिरेंगे? राना साहब, ये इतना क्लियर कानून है कि इलेक्शन रूल्स जो हैं, इलेक्शन लॉज, फॉरेन फंडिंग के मामले में 0 टॉलरेंस है। और इसके लिए बहुत बहुत कुछ हो सकता है अगर इसमें नजरिया ज़रूरत इस्तेमाल ना किया जाए तो। साबिर साहब, अगर नजरिए ज़रूरत इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी कदगन आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा है जी। ये ब्लैक एंड वाइट में ये कानून है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और बड़ा क्लियर कानून है कि जो गैर मुल्की फंडिंग है वो उसके नतीजे में कोई भी सियासी जमात बरकरार नहीं रह सकती। और ना ही, और उस वक्त जब ये फैसला आता है उस वक्त अगर कोई भी, जो भी पार्टी अहदेदार होंगे या उस पार्टी के नीचे इलेक्शन लड़ने वाले होंगे या पार्लियामान में मौजूद होंगे, वो भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो इसमें तो कोई अगर मगर का है ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। साबिर शाकिर साहब, एक आखिरी सवाल, आप भी लगे हैं, मैं भी उस पर बात कर रहा हूँ। मुसद्दक मलिक साहब का कहना है कि जो 3-4 अदारों को हमने इश्तिहार ना देने की मरियम ने गुफ्तगू की है वो पार्टी फंड था। और 2014 में मैंने वो सारा डाटा निकाला है, 2014 में तो इनके पार्टी की तरफ से 1 करोड़ के भी इश्तिहार जारी नहीं हुए, जबकि जिन मीडिया हाउसेस का आपको पता, मुझे पता, वहाँ पे तो अरबों के जारी हुए हैं। तो ये गलत बयानी और ये क्या मामला है? वो असल में उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये जो कुछ हम इकरार कर रहे हैं उसके नतीजे में एक नया कटा खुल जाएगा। उसकी वजह है कि टैक्स पेयर की मनी है, और टैक्स पेयर की मनी उसको एक प्राइवेट पर्सन कैसे इस्तेमाल कर सकती है और किस तरीके से अखबारात में, यानी उजलत में जवाब दिए गए हैं। तो इस ओवर स्पीडिंग पे किसी का चालान होता भी दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, दिलास स्टार से मुझे अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।